क्या आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इन सब का नाम सुना है? या फिर 1857 के ईयर के बारे में मल्टीपल टाइम आप सुनते चले आ रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इस ईयर में ऐसा क्या हुआ कि हम इसको बार बार सुनते हैं? तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम है एकता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 1600 के टाइम हमारे यहाँ ब्रिटेन की एक कंपनी ट्रेड करने आती है। उसका नाम था EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारे कंट्री में ट्रेडिंग राइट्स मिलने के बाद 1757 तक इस कंपनी ने ट्रेड ही किया। लेकिन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद नजारा बदल गया। मतलब ये जो कंपनी अभी तक सिर्फ ट्रेड कर रही थी, अब वो पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी के हाथ में देश की कमांड आती गई। मतलब ये कि सारे स्टेट्स पर कंपनी ने धीरे धीरे अपना कब्जा बना लिया और ये सारी जगहों पर हावी होती गई। हमारी कंट्री के सारे रिसोर्सेज को बर्बाद करने लगी और अब सिचुएशन इस हद तक आ गई कि ये कंपनी हमारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने पर उतर आई। इसने सोसाइटी के हर सेक्टर, चाहे वो फार्मर्स हो, जमींदार हो, आर्टिसन हो, सभी को एक्सप्लॉइट किया। तब सभी ने मिलकर 1857 में इस कंपनी के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिश रूल की नींव को हिलाकर रख दिया। अब हम उन रीजन्स या पॉलिसीज को देखते हैं जिनकी वजह से हमारी भोली भाली जनता ये रिवॉल्ट करने पर उतर आई। सबसे पहले हम पॉलिटिकल रीजन्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इसमें क्या हुआ कि प्लासी के बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने तेजी से इंडियन टेरिटरीज को जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने इनको जीतने के लिए या फिर हड़पने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाए। जैसे किसी को लड़कर जीता, किसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से जीता, किसी को सब्सिडरी अलायंस सिस्टम पर सिग्नेचर करवाकर जीता और कई स्टेट्स को मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन लगाकर जीता। 1856 तक सारे छोटे छोटे किंगडम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। ब्रिटिशर्स द्वारा अपनाए गए इन गलत तरीकों की वजह से वहां की जनता और राजा लोग उनसे नाराज हो गए थे और रिवॉल्ट करने की फीलिंग कहीं ना कहीं उनके मन में आ गई थी। देखो, अब इन तरीकों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लड़कर जीतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मतलब डायरेक्टली फाइट करके। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब होता है गोद ना ले सकना या फिर अडॉप्ट ना कर पाना। देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उसने कहा कि अगर किसी इंडियन रूलर की बिना कोई संतान, वो भी लड़का, हुए डेथ हो जाती है तो फिर किसी लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकता और उसके मरने के बाद उसका किंगडम ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये कि लड़का नहीं है तो फिर उनका किंगडम भी नहीं बचेगा, आगे चलकर कोई और किंग नहीं बन सकता। इस वक्त तक बहुत सारी रियासतें ऐसी थीं जिनके किंग के पास लड़के नहीं थे, यानी मेल एयर या इनहेरिटर नहीं थे। तो उन सारी रियासतों पर ब्रिटिशर्स का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि आगे चलकर उनकी रियासतों को हड़पा जाना तय था। ऐसी रियासतों में एक रियासत झांसी भी आती थी, जिसकी रानी लक्ष्मीबाई थी। ऐसे राजाओं ने इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करना सही समझा, क्योंकि इतने दिनों से चली आ रही सत्ता को वो इतनी जल्दी तो ट्रांसफर नहीं करने वाले थे और बहुत टाइम से अडॉप्टेड सन किंग बनते चले आ रहे थे। ये कोई इलीगल चीज नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों का एकमात्र मोटिव इन स्टेट्स को हड़पना था। दूसरा आता है मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन लगाकर। देखो, ये एलिगेशन लगाकर अवध को हड़पा गया। डलहौजी ने अवध को यह कहकर हड़प लिया कि अवध का किंग अवध का मैनेजमेंट सही से नहीं चला पा रहा है और ये एक तरफा फैसला था। देखो, डलहौजी ने अपने एक आदमी जेम्स आउटरम को अवध के मैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए भेज दिया और इस आउटरम ने डलहौजी के इशारे पर ये एक तरफा रिपोर्ट बनाकर दे दी और यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। तब लोगों में गुस्सा फैल गया। इसी में एक आया सब्सिडरी अलायंस पर सिग्नेचर करवाकर हड़पना। देखो, इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसे जो भी किंगडम इस अलायंस पर सिग्नेचर करेगा उसमें एक सेना रखी जाएगी और उस सेना का काम होगा ब्रिटिशर्स की बात मानना या फिर ब्रिटिशर्स के इशारे पर काम करना और इनका कमांडर अंग्रेज होता था। इसे सैलरी भी किंगडम ही देता था, मतलब अंग्रेजों की सेना और सैलरी दी जाएगी किंगडम की तरफ से। ठीक है, इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में सलाह देने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखा जाता था। ये रेजिडेंट जो था, पहले ये बोला गया कि आपके किसी भी काम में या फिर आपके पर्सनल काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन ये सब झूठी बातें थी। धीरे धीरे ये रेजिडेंट बहुत सारे कामों में इंटरफेयर करने लगा, ऑलमोस्ट सारे कामों में इंटरफेयर करने लगा। इसमें फॉरेन अफेयर्स को भी अंग्रेजों को सौंपना होता था, जिसमें ये होता था कि जो किंगडम जिसने ये अलायंस किया है वो दूसरे स्टेट के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं करेगा
और अगर कोई ट्रीटी करेगा तो अंग्रेजों से पूछेगा, और दूसरे स्टेट के साथ कोई भी वॉर नहीं करेगा। वॉर करना होगा तो अंग्रेजों से पूछकर करा जाएगा। मतलब अब राजा किसी भी तरीके से फ्री नहीं रहे थे। ये अलायंस उनके साथ में एक तरीके से धोखा था। इन तरीकों से ये अंग्रेज चारों तरफ फैल गए और इनके लिए लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। पॉलिटिकल रीजंस में दूसरा रीजन था बहादुर शाह जफर के साथ रेस्पेक्ट ना दिखाना। देखो, बहादुर शाह जफर मुगल रूलर था और अंग्रेज इसको पेंशन दिया करते थे। पहले मुगल रूलर्स काफी पावरफुल थे, लेकिन जफर उतना पावरफुल नहीं था। इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। देखो, लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस किया कि बादशाह जी, आप और आपकी फैमिली आपके रहने तक तो रेड फोर्ट में रह लो, लेकिन इसके बाद आप रेड फोर्ट में नहीं रहोगे, अपन को ये पसंद नहीं आ रहा। तो राजा जी ने पूछा कि हम कहाँ रहेंगे फिर? तो उन्होंने बोला, आपके बाद आप लोग कुतुब मीनार के पास छोटे घर में रहोगे। अब कंपनी जिन सिक्कों को बनाती थी उन पर पहले मुगल रूलर का नाम भी होता था, अब तो इन पर से मुगल रूलर का नाम भी हटा दिया गया। मतलब घर भी गया और सिक्कों पर से नाम भी गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि बहुत रह लिए तुम लोग बादशाह, मतलब बहादुर शाह जफर के बाद किसी को भी बादशाह नहीं माना जाएगा। जफर लास्ट किंग है। अब इसके बाद इसके दो बेटे थे। उन्होंने पूछा कि फिर हमारा क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि अब तुम लोग किंग नहीं बनोगे, तुम सिर्फ प्रिंस रहना। अपने रूलर के साथ इस तरीके का बिहेवियर देखकर लोग काफी नाराज हुए। इसमें तीसरा रीजन था नाना साहब के साथ किया गया बिहेव। मतलब ये कि नाना साहब जो थे वो लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, और अडॉप्टेड सन्स की तो बिल्कुल ही खैर नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि आप अडॉप्टेड हैं, अब आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। इससे मराठा कम्युनिटी गुस्सा हो गई। मराठों को लगा कि अपने पेशवा के साथ ऐसे, और दूसरी तरफ लक्ष्मीबाई भी टेंशन में थी क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनका सन भी अडॉप्टेड था, तो उनको लगा कि झांसी तो गया अपने हाथ से। इस तरीके से ये सारे रूलर्स मिलकर काफी गुस्से में आ गए क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। अब हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज की। उसमें पहला था इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। देखो, इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी की कई सारी इवल्स को खत्म किया जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं थी। जैसे 1829 में सती प्रैक्टिस को खत्म किया गया। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया। अब आप ये सोचोगे ये काम तो अच्छे थे, अंग्रेजों ने ये करके तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमारे सोसाइटी के लोगों को ये लग रहा था कि ये लोग बार बार बीच में क्यों आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि अंग्रेजों, आप अपनी पंचायती दूर रखो, हम अपना खुद से देखेंगे। दूसरा था पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो, ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि हम लोग इंडियंस से सुपीरियर हैं और हम यहाँ इंडियंस को सुधारने आए हैं, उन्हें ढंग सिखाने आए हैं। ये लोग इंडियंस को ह्यूमिलिएट करते थे और हर जगह उनकी इंसल्ट होती थी। बड़े बड़े होटल्स के आगे ये लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब देखो, जब आप अपनी एक मूवी देखोगे ना, मर्द मूवी, तो आपको ये बिहेवियर साफ साफ दिखेगा। मैं मूवी देखने की नहीं कह रही, लेकिन उसमें ऐसा है। देखो, तीसरा है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, अंग्रेज यहाँ अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे, मतलब अपने रिलीजन को। तो उन्होंने देखा कि ये लोग रिलीजन चेंज करने पर अपनी फैमिली से आउट कर देते हैं, और साथ ही रिलीजन चेंज करने वाले को प्रॉपर्टी से भी आउट कर दिया जाता था। अब अंग्रेजों ने ये सोचा ऐसे तो नहीं चलने वाला। तब अंग्रेजों ने लेक्स लोकी एक्ट पास किया। इसमें उन्होंने क्या किया कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी को अपनाता है या फिर अपना रिलीजन चेंज करता है, तो इंडियंस उनको अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि प्रॉपर्टी का हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक ट्रिक थी जिससे लोग जल्दी जल्दी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। चौथा था एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। देखो, 1813 के चार्टर एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई और उनको क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करने की खुली छूट दे दी गई। इससे इंडियंस को फील हुआ कि ये तो बड़ा गहरा मामला है, ये लोग हमारा धर्म चेंज करवाने में ही लगे हुए हैं। पांचवा रीजन था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर टैक्स लेना। देखो, पहले टेम्पल्स और मॉस्क जो थी उनकी जमीन को टैक्स फ्री रखा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इन पर भी टैक्स लगा दिया। अब इन टेम्पल्स और मॉस्क से जुड़ी हुई फैमिलीज ये फैलाने लगी कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो अब आप सब लोग जाग जाओ, अब इनके खिलाफ रिवोल्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की। इसमें पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स ने इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट नहीं, ओवर एक्सप्लॉयट किया था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा कम पैसों में एक्सपोर्ट करने के लिए फोर्स किया। प्लांटेशन प्रोडक्ट्स यानी बागानों या खेतों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स और फूड ग्रेन्स को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया गया। साथ में जो भी ब्रिटेन से रेडीमेड सामान आता था या प्रोडक्ट आता था, जब वो इंडिया में एंट्री करता था तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। लेकिन हमारा कोई सामान जब ब्रिटेन जाता था तो ब्रिटेन में एंट्री करने पर उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब देखो, पूरा मामला एक साथ समझो।
देखो, किसी भी सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से सस्ते में उठाते थे, उसी से वहाँ सामान बनाते थे और हमारे यहाँ उसको बिना इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए सस्ते में ले आते थे, फिर उसको थोड़ा महंगा करके हमारे यहाँ बेच देते थे। लेकिन ये सामान हमारे इंडियन प्रोडक्ट से ज़्यादा महंगा नहीं होता था, तो इंडियन प्रोडक्ट्स इनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, और इंडियन प्रोडक्ट को अगर बाहर के मार्केट यानी ब्रिटेन में बेचने की कोशिश करते थे तो वहाँ हैवी इंपोर्ट ड्यूटी उन्हें बेचने नहीं दे रही थी, तो इस तरीके से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा था। दूसरा था ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखो, इसको ऐसे समझो, पहले मैंने बताया कि रॉ मटेरियल वो कम कीमत पर हमारे यहाँ से उठाते थे, उसके लिए थोड़ा सा पैसा हमारी इंडस्ट्रीज को मिल जाता था, फिर वो जो अपना सामान बनाकर लेकर आते थे उसको वो इंडिया में ही बेचते थे, इससे वो जो थोड़ा पैसा पहले दे के गए उससे ज़्यादा पैसा खींच लेते थे, तो इससे हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा था। और इसी के साथ जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे इंडिया में काम करते थे उन्हें इंडियन रेवेन्यू से सैलरी दी जाती थी, तो इस तरीके से भी हमारा पैसा जा रहा था, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी उन्हें इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी, तो हमारा पैसा धीरे धीरे ब्रिटेन जाने लगा। तीसरा था हमारे यहाँ की कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट कंपनीज का बर्बाद हो जाना। अब वो कैसे बर्बाद हुई, देखो, पहली बात तो ये, ब्रिटिशर्स जो सामान लेकर आते थे वो मशीनों से बनता था और वो जल्दी से बन करके हमारे इंडियन मार्केट में उतार दिया जाता था। अब उस सामान से धीरे धीरे बनने वाले इंडियन प्रोडक्ट्स कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, और इसके साथ वो सामान थोड़ा सस्ता भी था, तो हमारे यहाँ की पुअर जनता, क्योंकि पॉवर्टी थी, उस सस्ते सामान को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करती थी। इस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज को काफ़ी घाटा हो रहा था, और हमारे इंडस्ट्रीज के लोग जब इस सामान को बाहर बेचना यानी ब्रिटेन में बेचने की कोशिश करते थे तो वहाँ भी नहीं बेच पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी हैवी थी। इस तरीके से इनका धंधा पूरी तरह चौपट हो गया, क्योंकि सस्ते में वो सामान बेच नहीं सकते थे और ब्रिटिशर्स उन्हें कहीं भी सामान बेचने नहीं दे रहे थे। चौथा आता है इंडियन फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन। देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स के लैंड पर हाई टैक्स लगाई, जैसे बंगाल में लैंड रेवेन्यूज बढ़ते ही जा रहे थे। कई सारे फार्मर्स इन टैक्सेस से परेशान होकर अपनी जमीनों को बेच दिया करते थे और वो बेरोजगार हो गए। कई किसान मनी लैंडर्स के चक्कर में फंस गए, मनी लैंडर्स के लोन्स चुकने का नाम ही नहीं लेते थे, उनकी जमीन भी जाती रही और उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई। पांचवा था हुई पॉवर्टी और बार बार पड़ने वाले अकाल। इनसे हमारे इंडियंस की कंडीशन उस वक्त बहुत खराब हो गई थी और अकाल में मर रहे लोगों के लिए ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं कर रहे थे। छठवां था डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। देखो, ताल्लुकेदार और कई जनरेशन से मालिक चले आ रहे लैंडलॉर्ड्स या जमींदारों से उनके लैंड्स को छीन लिया गया, जिनको ठिकाने कहा जाता था। 1852 में इनाम कमीशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 20,000 से ज्यादा ठिकानों यानी स्टेट्स को हड़प लिया गया और उनकी बोली लगा दी गई, और ज्यादा बोली लगाने वालों को वो स्टेट्स दे दिए गए। जमींदार लोग इस बात से बहुत नाराज थे क्योंकि वो रातों रात सड़क पर आ गए थे और इससे रिवॉल्यूशन होना तय था। अब हम मिलिट्री कॉजेज पर नजर डालते हैं। देखो, पहला था इंडियन सोल्जर्स के साथ बुरा बर्ताव करना। देखो, इंडियन सोल्जर्स को अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी। इंग्लिश ऑफिसर्स हमेशा इंडियन सोल्जर्स की इंसल्ट करते थे, और चाहे इंडियन सोल्जर्स कितने भी एवल हों, उन्हें सूबेदार से ऊपर पोस्ट ही नहीं दी जाती थी। इंडियन सोल्जर्स के सेंटीमेंट से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। दूसरा था 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। देखो, इसमें यह कहा गया कि कंपनी को जब भी जरूरत होगी तो सैनिकों को समुद्र पार करके जाना होगा, और उस वक्त हिंदूज ये मानते थे कि जो भी समुद्र पार करेगा वो अपने कास्ट स्टेटस और रिलीजन को लूज कर देगा, क्योंकि वो मानते थे कि ये समुद्र का रास्ता बड़ा लंबा होता है और लोग इसमें मांस या मदिरा खा सकते हैं, मतलब मांस खा सकते हैं, मदिरा पी सकते हैं। सैनिकों को लगा कि इससे तो रिलीजन खतरे में आ जाएगा। तीसरा था ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस का ज्यादा नंबर्स में होना। देखो, ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस ज्यादा थे, तो इससे इंडियन सोल्जर्स जल्दी से इकट्ठा होकर रिवॉल्ट कर सकते थे, तो ये रिवॉल्ट करना इस बात से थोड़ा इजी हो गया। चौथा था अलाउंसेस को बंद करना। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट के थ्रू इंडियन सोल्जर्स के फ्री पोस्ट भेजने के प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया। अब दूर बैठे ये सैनिक अपने घर पोस्ट भेजने के लिए भी पैसे भरते थे, और ये बात बहुत गलत थी क्योंकि पहले भी उन्हें सैलरी बहुत कम थी। और इसके साथ जब इन सैनिकों को घर से दूर पहले लोकेट किया जाता था तो इन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट और एडिशनल भत्ता भी दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको भी बंद कर दिया। तो इंडियन सोल्जर्स इन बातों से बुरी तरह भड़क गई क्योंकि उनकी सैलरीज पहले ही काफी लो थी, उनका उस सैलरी में गुजारा भी नहीं हो पा रहा था, और एडिशनल दिए जाने वाले पैसों को भी बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स को हाई सैलरीज दी जाती थी। अब हम उस इमीडिएट कॉज की बात करते हैं जिसकी वजह से सबका गुस्सा फूट गया। देखो, वो रीजन था एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस करना। पहले हमारे कंट्री में ब्राउन वेस राइफल को यूज किया जाता था,
जिसमें गन पाउडर और बुलेट्स को लोड करने में टाइम लगता था। इसके लिए एनफील्ड राइफल को लाया गया। राइफल में एक सिलेंड्रिकल पैकेट जिसे कार्टेज कहते थे, उसमें गन पाउडर और बुलेट पहले से ही आता था, जिससे काम थोड़ा आसान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम इस बात पर आई कि इस कार्टेज के बाहरी सतह पर एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था और इनके ऊपर वाले हिस्से को दांत से फाड़कर खोला जाता था। और उस वक्त ये अफवाह फैल गई कि इसमें पोक और बीफ यानी सूअर और गाय के मांस को यूज किया जा रहा है ग्रीस करने के लिए। इससे मुस्लिम जिन्हें पोक यानी सूअर के मांस से और हिंदू जिन्हें बीफ यानी गाय के मांस से प्रॉब्लम थी और वो उसको मुंह में बिल्कुल नहीं छूना चाहते थे। इससे सैनिकों के दिमाग में ये बात फैल गई कि ये लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं और अलग अलग जगह प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। फरवरी 1857 में बहरामपुर की 19th नेटिव इन्फेंट्री ने इनका यूज करने से मना कर दिया और उसको डिसबैंड कर दिया गया। इसी तरीके से बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मार्च 1857 में इनका यूज करने से मना कर दिया और उनके एक सैनिक मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी, जिसके लिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन इसकी शुरुआत हम मेरठ से मानते हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रोटेस्ट हुए उनको वहीं के वहीं दबा दिया गया। लेकिन मेरठ में हुआ प्रोटेस्ट थोड़ा अलग था। मेरठ के 3rd नेटिव कैवलरी मतलब घुड़सवारों में 90 सैनिकों ने राइफल्स का यूज करने से मना कर दिया। तब इनमें से 85 सैनिकों को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि ये अपने ऑफिसर्स की बात को नहीं मान रहे हैं और उन्हें 10 साल की सजा दे दी गई। तब 10 मई 1857 को बाकी के सैनिकों ने प्रोटेस्ट कर दिया और अपने साथियों को छुड़ा लिया। इसके बाद वो लोग दिल्ली की तरफ निकल गए और यहाँ से ये प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में फैल गया। इसीलिए इसकी शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। तो यहाँ तक तो हुए इस रिवॉल्ट के कॉजेस। इसके आगे क्या हुआ हम ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।